नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालेंगे। नवरात्रि के पहले ही दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्णगिरी धाम पहुंचे हैं। यहां उन्होंने माता के दर्शन किए और पूर्णगिरी पहुंचे सीएम धामी का पुजारियों ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और वो शुक्रवार को चंपावत के दौरे के लिए निकले थे। सबसे पहले वो बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा की। इसके बाद वो पूर्णागिरी धाम दर्शन के लिए पहुंचे। धामी के साथ उनकी पत्नी भी माता के दरबार में मत्था टेकने पहुंची हैं। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते भी नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से उपचुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी हाईकमान के सामने चंपावत से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा जाएगा। हाईकमान का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। धामी को इस सीट से चुनाव लड़ने का न्योता विधायक कैलाश गहतोड़ी पहले ही दे चुके हैं और दोबारा मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद कुमाऊं में पहली बार पहुंचे धामी ने शुक्रवार को बनबसा मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित किया है। जनसभा के मंच से मौजूदा विधायक गहतोड़ी ने कहा कि अपनी बात पर अडिग हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि सीएम धामी अगर चंपावत सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं तो वो उनके लिए अपनी सीट छोड़ने का जरा भी संकोच नहीं करेंगे। इसके बाद सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि वो विधायक गहतोड़ी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक के इस प्रस्ताव को हाईकमान के सामने जरूर रखेंगे और उपचुनाव लड़ने को लेकर हाईकमान ही अंतिम निर्णय लेगा। कहा यह भी गया है कि अगर उन्हें यहां से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो उनके लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। सीएम ने अंत में यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दिए गए प्रचंड बहुमत के लिए जनता का आभार है। और 9 साल बाद प्रदेश के 2 बड़े सियासतदान और अचानक मुलाकात से अब सियासी चर्चाओं में बाजार गरमा दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की मुलाकात की तस्वीरें तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। इसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब हरीश रावत पहली बार किसी बीजेपी नेता से मिल रहे थे, बल्कि इस बीच करीब आधा दर्जन से अधिक नेता उनसे उनके घर पर जाकर पहले भी मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि इस मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर हरीश रावत ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया कि जहां दवा होती है बीमार को जाना ही पड़ता है। बता दें कि हरीश रावत ने कहा है कि 2 दिन पहले एक शादी समारोह में उनके सतपाल महाराज से मुलाकात हुई थी। इस दौरान उन्होंने उनसे पोस्ट कोविड से संबंधित दिक्कतों के बारे में चर्चा की। इसके बाद महाराज ने उन्हें कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी दी। कहा गया है कि वो खुद आकर उन्हें दवा देकर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो क्यों आएंगे, मैं अगर बीमार हूं तो दवा लेने मैं खुद ही जाऊंगा। जहां दवा होती है वहां बीमार को जाना ही पड़ता है, इसीलिए मैं खुद दवा लेने सतपाल महाराज के पास गया था। हरीश रावत ने आगे कहा कि इससे कोई सियासी मायने निकाले नहीं जाने चाहिए। वो महाराज का एक आध्यात्मिक पुरुष के नाते हमेशा से सम्मान करते आए हैं। राजनीति अपनी जगह है और व्यवहारिक संबंध अपनी जगह है। महाराज खाना खाने खिलाने के शौकीन हैं, इसलिए उन्होंने बिना खाना खिलाए आने की बात नहीं की। बता दें आपको कि पिछले कुछ दिनों से तमाम बीजेपी नेता हरीश रावत के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं। पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की, फिर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी उनके पास पहुंची और उसके बाद बीजेपी की 2 महिला विधायक सरिता आर्य और शैला रानी रावत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिलने पहुंची थी। और उत्तराखंड चुनाव में हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए, इसे लेकर कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से कलह खुलकर सामने आ रही है। एक गुट है जो हरीश रावत का समर्थक है और दूसरा है जो उनका विरोधी है। माना जाता है कि ये प्रीतम सिंह और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए देवेंद्र यादव का समर्थक गुट है। इसके दूसरे गुट ने साफ तौर पर कहा है कि यादव को नहीं बल्कि हार के लिए पूरी पार्टी ही जिम्मेदार है। ये असल में उन आरोपों का जवाब है जो हाल ही में रावत समर्थक गुट ने लगाए थे और कहा था कि यादव ने हरीश रावत और उनके समर्थक विधायकों को हराने के लिए पार्टी के खिलाफ काम किया है। बता दें कि हरीश रावत खेमे द्वारा राज्य में हार के लिए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को जिम्मेदार बताए जाने के बाद अब प्रीतम और रंजीत रावत गुट देवेंद्र यादव के बचाव में उतर पड़ा है। बताते चलें कि नैनीताल में पत्रकार वार्ता के दौरान
पाल ने कहा था कि प्रदेश प्रभारी ने संगठन को मजबूत किया और चुनावों में सभी संसाधन दिए गए, लेकिन पार्टी में अहम के चलते हार मिली है। पाल ने यह भी माना कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला उत्तराखंड में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण बना। और वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने हाल ही में सीधे यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने हरीश रावत के विरोधी खेमे से मिलकर उत्तराखंड में कांग्रेस को हराने का काम किया है। कुंजवाल ने यह भी दावा किया था कि यादव ने रावत और उनके करीबियों को हराने की साजिश रची। इसके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने भी यादव को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने दिल्ली में देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय महामंत्री वेणुगोपाल के बर्ताव तक को चौंका देने वाला बताया। शहरी निकायों की माली हालत सुधारने पर अब धामी सरकार का विशेष जोर रहेगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शुक्रवार को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निकायों को अपनी आय के स्रोत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें सरकार हर संभव सहयोग करेगी। इस कड़ी में अधिकारियों से प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। आपको बताते चलें कि बैठक में उन्होंने निकायों में नागरिक सुविधाओं के विकास के मद्देनजर कई विभागों में तालमेल की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। शहरी विकास मंत्री अग्रवाल ने शुक्रवार को यह भी कहा कि विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली भी। उन्होंने अमृत योजना प्रथम और द्वितीय, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन समेत कई अन्य योजनाओं की प्रगति और चल रहे कार्यों के संबंध में चर्चाएं की। बाद में मीडिया से बातचीत में अग्रवाल ने कहा है कि शहरी निकायों को सशक्त बनाने के संबंध में भी बैठक और चर्चा हुई। निकायों की आय से स्रोत कैसे बढ़ाए जा सकते हैं और निकायों को क्या क्या प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं, ऐसे बिंदुओं पर भी अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष समेत 3 पदों पर निर्णय अब एक साथ ही होना तकरीबन तय है। विधानसभा चुनाव में दोबारा बुरी तरह से पराजय मिलने के बाद पार्टी नेतृत्व 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर संगठन को मजबूती के साथ खड़ा करने की तैयारी में है। इस रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के भीतर गुटबाजी और खींचतान बनी है। बता दें कि चुनाव के बाद जिस तेजी के साथ दिग्गजों के बीच तल्खी बढ़ी है, उसे देखते हुए पार्टी नेतृत्व के लिए भी कई नियुक्तियों को लेकर निर्णय लेना आसान हो गया। आपको बता दें, माना यह जा रहा है कि फिर से मुकाबले में आने के लिए इन महत्वपूर्ण पदों के बहाने क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को नए सिरे से साधा जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के परिणाम आशा के विपरीत आने के बाद 5 दिन के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष पद से गणेश गोदियाल को हटा दिया। पार्टी नेतृत्व ने ये कदम उठाने के साथ ही संगठनात्मक ढांचे को पुनर्गठित करने का स्पष्ट संकेत दे दिया है। हालांकि एक पखवाड़ा गुजरने के बाद भी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई। यही नहीं बल्कि विधानसभा में नए नेता प्रतिपक्ष के लिए पार्टी विधानमंडल दल के नेता के चयन में भी पार्टी ने जल्दबाजी नहीं दिखाई है। तो वहीं बात करें पेट्रोल और डीजल की, तो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के बाद अब नैनीताल की सैर पर आ रहे लोगों को ज्यादा जेब ढीली करनी हो सकती है। रेस्टोरेंट्स में खाना पीना और पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। नैनीताल में मॉल रोड प्रवेश के लिए भी अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। नैनी झील में नाव की सवारी के दाम भी जल्द ही बढ़ने वाले हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका नाव का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में पास कर चुकी है। नगर में पार्किंग के साथ ही अब पर्यटन स्थलों की एंट्री फीस भी बढ़ने की तैयारी की जा रही है। नैनीताल के शाकाहारी शिवा रेस्टोरेंट के संचालक पंकज कुमार के अनुसार बाजार से कच्चे माल की कीमत अधिक होने, ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ते खर्च के कारण खाने के रेट में भी इजाफा करना मजबूरी हो गया है। तो वहीं अनुपम रेस्टोरेंट के संचालक रुचिर शाह कहते हैं कि नॉनवेज की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। चिकन की डिश में 50 से 100 रुपए प्रति प्लेट और मटन में 100 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति प्लेट तक बढ़ोतरी की गई है। अनीता रेस्टोरेंट के मालिक पवन बोरा के अनुसार पेट्रोल डीजल के अलावा खाने के तेल, मीट, चिकन मसाले और चावल, आटा लेकर सब्जियां तक उन सब के दाम बढ़ने के कारण अब मेन्यू कार्ड रिवाइज करना पड़ा है। बताते चले कि नगर पालिका नैनीताल ने लेक ब्रिज चुंगी के ठेके में करीब 20 से 30% तक का इजाफा कर दिया है।
ऐसे में अब तक नैनीताल में प्रवेश करते हुए हर पर्यटक वाहन को 90 रुपए की चुंगी कटवानी पड़ती थी, जो कि अब 100 से लेकर 120 रुपए के बीच होने जा रही है। इससे अपनी कार से नैनीताल आने वाले पर्यटकों को भी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। और उत्तराखंड में हर साल गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगने से लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान होता आया है। पर्यावरण के संतुलन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और इस बार भी मार्च खत्म होते तक अप्रैल शुरू होते ही जंगलों की आग विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। उत्तरकाशी और बागेश्वर में जंगलों की आग इतनी भीषण हो गई है कि बस्तियों तक फैल गई है। बागेश्वर में तो गर्मी के बमुश्किल आग महीने में आग की 27 घटनाएं अब तक हो चुकी हैं और वन विभाग पहले की तरह ही लाचार दिखाई दे रहा है। तो इधर अल्मोड़ा और चमोली जिलों से भी जंगल में आग लगने की खबरें सामने आई हैं। आपको बता दें, सबसे पहले उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ जंगलों की आग गांव और बस्तियों के पास जा पहुंची है। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जो आग लगी है उससे जिले के कई इलाकों में धुआं फैल चुका है। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के पास कुटेटी तिलौत का जंगल है, जहां शुक्रवार की देर शाम से रात हो गई और रात के बाद वहां पर धूं धूं करते हुए जलते हुए जंगल दिखाई दिए, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने कदम शनिवार सुबह तक नहीं उठाया। वहां के लोगों को सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि जनपद के उत्तरकाशी वन प्रभाग और टॉन्स वन प्रभाग और अपर यमुना वन प्रभाग के जंगल धूं धूं होकर जल गए हैं। सबसे ज्यादा आग उत्तरकाशी और टॉन्स प्रभाग के जंगलों में लगी है। तो वहीं डूंडा रेंज और मुखेम रेंज के जंगल भी हफ्ते भर से जगह जगह सुलग रहे हैं और अभी तक वन विभाग ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए, बल्कि जनपद का आपदा कंट्रोल रूम स्थानीय लोगों से आग की सूचना देने की अपील कर रहा है। जबकि बागेश्वर का हाल अगर देखें तो वहां जंगलों की आग बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। बता दें कि बागेश्वर के जंगलों में भी भीषण आग फैली हुई है और अधिकतर जंगल आग की चपेट में आ चुका है। वन विभाग के अनुसार अभी तक वनों में आग की 27 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें से लगभग 45 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। चीड़ के पहाड़ों के साथ ही चीड़ के पेड़ जो हैं और ग्रामीणों का चारा पत्ती का भी भारी नुकसान इस दौरान हुआ और हर साल बड़े खर्च के बावजूद काबू ना पाए जाने पर लोग भी नाराज हैं। तो वहीं चैत्र नवरात्रि आज यानी 2 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। शहर भर में मंदिरों में माता की आराधना के लिए 9 दिन का अनुष्ठान शुरू हो गया है और शहर के प्रमुख मंदिरों में भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया हुआ है और अब प्रत्येक दिन मां के अलग अलग रूपों की विधि विधान से पूजा की जाएगी। देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, श्रीनगर, उत्तरकाशी समेत कुमाऊं और अल्मोड़ा, नैनीताल सभी जिलों में सुबह से ही मां के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देशभूमि में और आपको बता दें कि देवभूमि में अगले 9 दिनों तक अब मां आदिशक्ति की भव्य आराधना की जाएगी। मां दुर्गा को सुख और समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाती है। 2 अप्रैल से शुरू हुए चैत्र नवरात्रि 11 अप्रैल को संपन्न होगी। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और देवी सिद्धिदात्री की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। ज्योतिष आचार्य डॉक्टर आचार्य सुशांत राज ने बताया है कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल को सुबह 6:10 से 8:29 तक है और ज्योतिष आचार्य पंडित विष्णु प्रसाद भट्ट का कहना है कि देवी दुर्गा का जन्म बुराइयों का नाश करने के लिए हुआ था। जो भी चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं उनके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही पूर्णगिरी मंदिर के चैत्र नवरात्रि के पहले ही दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती हुई दिखी। मंदिर के बाहर तक श्रद्धालुओं ने लाइन लगाई और कुछ श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से ही लाइन में खड़े नजर आए। मां मनसा देवी मंदिर में भी पुजारियों द्वारा भव्य आरती की गई। साथ ही श्री दक्षिण काली मंदिर में माई के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। नवरात्र से पहले दिन ही भक्तों ने माता चुनरी, मुकुट, माला, मूर्ति और तस्वीर खरीदी। देहरादून के धमावाला में बाजार में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। हनुमान चौक, धर्मपुर चौक, पलटन बाजार समेत शहर के सभी प्रमुख बाजारों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है।